प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयाम है, अतः इसे विभिन्न तरीकों से देखने की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने 12th क्लास के चैप्टर 3 में जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन में वीडियो के पहले भाग में आयु संरचना एज स्ट्रक्चर तथा लिंग संरचना सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में देखे हैं। आज हम लोग आयु और लिंग यानी एज सेक्स पिरामिड के बारे में देखेंगे। यह एक डायग्राम है। एक डायग्राम के द्वारा जनसंख्या की विशेषता को स्त्री पुरुष की संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका है, माध्यम है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आयु लिंग पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड क्या है? तो यह विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री पुरुष की संख्या को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। किसी भी जनसंख्या में किस अनुपात में स्त्री और पुरुष की संख्या है उसको इसके द्वारा दिखाया जाता है। यह एक डायग्राम के रूप में बनता है। इसके द्वारा क्या पता करते हैं? इस डायग्राम के द्वारा, पिरामिड के द्वारा क्या क्या पता चलता है? तो इसके द्वारा हम पता करते हैं कि किसी जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या अस्थिर है, या जनसंख्या में ह्रास हो रहा है, डिपॉपुलेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इन चीज़ों की जानकारी स्त्री पुरुष संख्या के साथ साथ प्राप्त करते हैं। अगर हम देखें तो इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ये डायग्राम चूंकि पिरामिड की आकार का होता है, इसलिए इसे पिरामिडल डायग्राम नाम दे दिया गया है। अब ये बाईं ओर लेफ्ट साइड और ये दाईं ओर राइट साइड। अब इसमें होता क्या है कि बाईं ओर पुरुष संख्या को, जनसंख्या को दिखाया जाता है इस डायग्राम में, और दाहिनी ओर स्त्री की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। एक पुरुष और दूसरी तरफ स्त्री की संख्या, महिलाओं की संख्या को दिखाते हैं। और साथ में ए 0 वर्ष हो गया, 0 ईयर्स, और 0 वर्ष से एक स्केल ले लेते हैं, 5 साल, 10 साल, इस तरह से। मान लीजिए कि 10 साल का है तो 0 से 10 ले लिए, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से 30, 40, 50 साल की ओर बढ़ता जाता है। और दोनों ओर पुरुष स्त्री की संख्या को प्रदर्शित करते जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि किसी देश की जनसंख्या में कितना हिस्सा पुरुष का है और कितना हिस्सा महिलाओं का है। अब ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये सामान्य जनसंख्या पिरामिड डायग्राम है और इसी तरह से बनता हुआ चला जाएगा। तो इसको यहां तक बना सकते हैं। चूंकि ये स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह का हो जाता है, इसलिए इसे पिरामिडल डायग्राम कहते हैं। और इसमें दिखा क्या रहे हैं? तो उम्र के अनुसार पुरुष और स्त्री की संख्या को दिखा रहे हैं, इसलिए इसे पुरुष स्त्री के कारण सेक्स और उम्र के कारण एज, तो एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। अब इसमें अगर मान लिया जाए कि अधिक उम्र में क्या हो रहा है, जनसंख्या घटते जा रही है,
अधिक उम्र जैसे जैसे होते जा रहा है उस देश की जनसंख्या घटते जा रही है। यानी कि इसमें ये भी पता चलता है कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है। तो ये जो डायग्राम बना है इसमें जनसंख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। तो अलग अलग पिरामिड के द्वारा हम अलग अलग देश की जनसंख्या को जब दिखाते हैं तो वहां की जनसंख्या की विशेषताओं का पता करते हैं। आपके सामने अब एक पिरामिड जनसंख्या का दिखाई दे रहा है। यह पिरामिड जिस तरह का भी हम लोग देख रहे थे बनाकर उसी तरह का लगभग है। ये त्रिभुजाकार पिरामिड है और इसमें नीचे की जनसंख्या यानी बॉटम जनसंख्या, कम उम्र की जनसंख्या अधिक चौड़ी दिखाई दे रही है। और इससे पता चल रहा है कि उस देश में जन्म दर ऊंचा है, अर्थात जन्म दर अधिक है, जिसके कारण कम उम्र की जनसंख्या अधिक है। यह सामान्यतः विकासशील देशों की स्थिति को वर्तमान समय में प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये नाइजीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है नाइजीरिया, उसकी जनसंख्या को दिखाया गया है। अगर हम विकासशील देशों जैसे बांग्लादेश, मेक्सिको आदि का पिरामिड बनाएंगे तो लगभग इसी तरह का जनसंख्या पिरामिड बनेगा। इसमें नीचे की ओर जनसंख्या अधिक और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं उम्र बढ़ते जा रहा है, आयु बढ़ते जा रहा है और जनसंख्या का आकार छोटा होते जा रहा है। अब आपके सामने एक दूसरा जनसंख्या पिरामिड दिखाई दे रहा है। अब इसको देखिए, इसमें बॉटम जनसंख्या यानी नीचे वाली जनसंख्या, कम उम्र वाली जनसंख्या के लगभग समान या कुछ ज़्यादा ही अधिक उम्र वाली जनसंख्या दिखाई दे रही है। अर्थात यह पिरामिड जितना नीचे चौड़ा है, कम उम्र वाली जनसंख्या है, उससे या तो उतना ही या उससे कुछ अधिक ऊपर अधिक आयु की जनसंख्या दिखाई दे रही है। तो ये पहले वाले में बढ़ती हुई जनसंख्या दिखाई दे रही है, यानी कि विस्तारित हो रही है, जनसंख्या का आकार विशाल होने की संभावना है क्योंकि कम उम्र के ज़्यादा हैं। और इसमें नीचे और ऊपर लगभग समान दिखाई दे रहा है, यानी इस पिरामिड के आधार पर कह सकते हैं कि यह अस्थिर जनसंख्या, स्टेबल पॉपुलेशन की स्थिति है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर चल रहा है। उसी तरह से आपके सामने एक और जनसंख्या पिरामिड दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे की जनसंख्या से, कम उम्र की जनसंख्या से अधिक उम्र की जनसंख्या ज़्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। तो यह स्थिति ह्रासमान जनसंख्या यानी कि डिपॉपुलेशन, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम गया है, लेकिन कहीं कहीं किसी देश में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो गया है, अर्थात ऋणात्मक भी हो गया है, उसके पिरामिड को प्रदर्शित कर रहा है। तो दूसरी स्थिति अस्थिर जनसंख्या विकसित देशों की स्थिति है। उसी तरह से यह जनसंख्या ह्रास वाला पिरामिडल डायग्राम भी कुछ विकसित देशों को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग जनसंख्या पिरामिड देखने के बाद जनसंख्या की अगली विशेषता ग्रामीण नगरीय संगठन अर्थात रूरल अर्बन कंपोजिशन को देखेंगे। रूरल अर्बन कंपोजिशन देखने में सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो जैसे मान लिया जाए कि भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के जनगणना विभाग द्वारा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को परिभाषित किया गया है और ये बताया गया है कि भारत में 5000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती नगरीय बस्ती है। उसी तरह से अगर किसी बस्ती का जनसंख्या घनत्व सेटलमेंट नगरीय आवास कहलाएगा जब 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। तो इस तरह से भारत में जनगणना विभाग ने नगरों को परिभाषित किया है, लेकिन बहुत सारे
ग्रामीण बस्ती ऐसे भी हैं जहां 5,000 से अधिक जनसंख्या है, 400 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, फिर भी वह ग्रामीण बस्ती है। क्योंकि तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो लगभग पूरे विश्व में लागू होता है कि आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि में कितने लोग संलग्न हैं, तो कृषि पर 25% से अधिक लोग संलग्न नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए, तभी वह नगरीय बस्ती कहलाएगा। अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से नगर और गांव का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी 75% गैर कृषि कार्य में लगा हुआ जनसंख्या होना चाहिए नगर कहलाने के लिए। और ये गांव पर लागू करेंगे तो गांव की जनसंख्या 5,000 से कम, जनसंख्या घनत्व 400 से कम, और गैर कृषि कार्य में 25% से अधिक अर्थात 75% से अधिक कृषि कार्य में लगा हुआ रहना चाहिए। तो ये एक परिभाषा दिया गया है और विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग इसे निर्धारित किया गया है। तो अब दोनों के जीवन शैली में अंतर देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय समाज में जनसंख्या में क्या और अंतर हो सकता है। तो विभाजन करते हैं आवास या निवास के आधार पर। निवास जो होता है, घर जो बने होते हैं, दोनों की संरचनाओं में व्यापक अंतर पाया जाता है। उसी तरह से व्यावसायिक संरचना जिसका भी हम लोगों ने जिक्र किया, प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि पर निर्भरता, कृषि कार्य अधिक होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में द्वितीय क्रियाकलाप उद्योग, विनिर्माण, तृतीय क्रियाकलाप परिवहन, सेवा, संचार आदि की प्रधानता पाई जाती है वहां। उसी तरह से जनसंख्या, जैसे जनसंख्या के आधार पर भारत में हम लोगों ने निर्धारित किया, विश्व के देशों में अलग अलग तरह से निर्धारित किया गया है। आगे जीवन शैली और आजीविका के साधन और जीवन शैली। आजीविका के साधन, जिस तरह का व्यवसाय रहेगा उसी तरह के आजीविका के साधनों को अपनाना पड़ता है। तो दोनों में अलग अलग व्यवसाय हैं। कृषि आधारित व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में, आजीविका के साधन कृषि होगा। नगरीय क्षेत्र में आजीविका के साधन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य होगा। उसी तरह से सामाजिक जीवन में भी व्यापक अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में कार्य कारणों से, काम के कारण एक दूसरे से ज्यादा भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं, अलग अलग रहना पड़ता है। उसी तरह से विकास का स्तर यानी विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जो भी जीवन के साधन हैं, अच्छे साधन, अच्छी सुविधाएं शहरों में उपलब्ध होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी होती है। तो ये सब दोनों जगह असमानता देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि ये पुरुष और महिला में क्या अंतर हो सकता है। तो लिंग संगठन के आधार पर भी देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर पाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि विकसित देशों की स्थिति को देखें तो विकसित देशों में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि का मशीनीकरण हुआ है, यंत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग होता है और पुरुष उस कार्य में ज़्यादा कुशल होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं। अगर हम विकासशील देशों को देखें, डेवलपिंग कंट्री को देखें, तो यहाँ स्थिति उल्टा है। कैसे? तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव के कारण पुरुष जाकर शहरों में बसते हैं। और दूसरा कारण यह है कि पुरुष जो जाकर काम करते हैं तो अच्छे रोजगार के साधन के अभाव में ये अपने साथ पूरे परिवार और महिलाओं को रखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ लागत, रहन सहन का लागत ऊंचा होता है, सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इन कारणों से महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रह जाती है, जिसके कारण विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या नगरों में अधिक है, जबकि विकसित देशों में इसकी स्थिति
उल्टी है। अगर रोजगार के साधन को देखें तो विकसित देशों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर होने के कारण वहाँ स्थिति अलग है, जबकि विकासशील देश जैसे भारत आदि में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होने के कारण लोग नगरों की ओर तेजी से पलायन करते हैं। जनसंख्या की अगली विशेषता हम लोग साक्षरता लिटरेसी को देखते हैं। साक्षरता से किसी भी देश की जनसंख्या के रहन सहन का स्तर का पता चलता है। साक्षरता से सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर का पता चलता है कि वह समाज कितना विकसित है, विकसित नहीं है, मानव संसाधन का कितना विकास हुआ है। उसी तरह से महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति विशेषकर पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। शैक्षिक सुविधा, अगर साक्षरता अधिक है तो इसका मतलब है कि उस देश ने अपने शैक्षिक सुविधा का विस्तार किया है, और साक्षरता कम है तो शैक्षिक सुविधा का विस्तार नहीं हुआ है। उसी तरह सरकार की नीतियों का भी पता चलता है कि सरकार अपने मानव के विकास के लिए कौन से उपाय कर रही है। वह साक्षरता को अगर ज़्यादा बढ़ा रही है, यानी समाज साक्षर है, इसका मतलब है कि मानव विकास पर बल दे रही है। अगर साक्षरता दर कम है तो मानव विकास पर बल नहीं दे रही है। और उसी तरह से हम देखेंगे भारत में साक्षरता किसको कहते हैं, तो भारत के संदर्भ में फिर जनगणना विभाग को देखेंगे कि भारत की जनगणना विभाग ने साक्षरता को परिभाषित करते हुए कहा है कि 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ना लिखना समझता है उसे साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता किसी भी देश की जनसंख्या को मापने का एक प्रमुख मापक है, कारक है। साक्षरता के बाद, लिटरेसी के बाद हम लोग जनसंख्या के व्यवसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम लोगों ने पहले देखा है कि 15 से 60 वर्ष के बीच का व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, वर्किंग पॉपुलेशन है। तो व्यवसायिक संरचना में इसी जनसंख्या को मुख्य रूप से देखते हैं। जैसे यही जनसंख्या कृषि, वानिकी, मत्स्यायन, विनिर्माण अर्थात उद्योग, परिवहन, संचार आदि में कार्य करती है। तो एक कार्यशील जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से कार्य करती है। अगर क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से देखें तो इनके आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि, मत्स्यायन, मछली पकड़ना, मत्स्यायन, वानिकी आदि को रखते हैं, खनन को रखते हैं। उसी तरह से द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण अर्थात उद्योग को रखते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन, व्यापार, संचार को रखा जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में, क्वार्टनरी एक्टिविटीज में शोध कार्य, जो रिसर्च वर्क होता है, वैज्ञानिक शोध कार्य, प्रौद्योगिकी उद्योग, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आदि को रखते हैं। तो अब इन चारों में किसी देश की कितनी जनसंख्या कार्य कर रही है, उससे उस देश के विकास के स्तर का पता चलता है। अगर किसी देश की जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र में अधिक कार्य कर रही है, सेकेंडरी एक्टिविटी में अधिक लगा हुआ है, तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग अर्थात विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो उस पर आधारित तृतीयक क्षेत्र परिवहन, व्यापार, संचार और चतुर्थक क्षेत्र शोध कार्य, प्रौद्योगिकी
यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आदि अपने आप ज़्यादा होगा और वह विकास के स्तर को दर्शाएगा। अगर किसी देश की जनसंख्या आदिम कार्य में लगा हुआ है, प्रिमिटिव एक्टिविटी में लगा हुआ है, ज़्यादातर कृषि में लगा हुआ है, वानिकी और मत्स्यन में लगा हुआ है, तो वह प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा हुआ है और उसका आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जनसंख्या संगठन में जनसंख्या की प्रमुख विशेषता आयु संरचना, लिंग संरचना, आयु लिंग पिरामिड, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय संरचना और व्यवसायिक संरचना को देखें। अब इसके बाद हम लोग इस पार्ट के अगले वीडियो में, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि प्रत्येक चैप्टर के सबसे अंतिम भाग में, अंतिम वीडियो में हम लोग एक आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर आधारित चर्चा करेंगे, जिसका एक अलग भाग होगा और उसमें हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या सीखना था, परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उनका किस प्रकार से उत्तर लिखना है कि अधिकतम अंक प्राप्त करें, जिसकी चर्चा करेंगे। इसलिए प्रत्येक अध्याय का, जैसे तीसरा चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं, इसका एक वीडियो और बनाएंगे। इससे पहले द्वितीय चैप्टर खत्म किए, उसका एक वीडियो और बनाएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर के अंत में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आकलन और मूल्यांकन से संबंधित, जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा, निष्कर्ष होगा और वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उसको देखना नहीं भूलेंगे।